ह्यूमनिज्म में भी फ्री विल पर जोर दिया गया है। अगर हम देखें तो क्या ये प्री डिटरमिन्ड से मतलब डिटर्मिनिज्म जो है, इंसान क्या हम आजाद हैं? अगर हम इस सवाल को सामने रखें, क्या हम जो कुछ करते हैं वो प्री डिटरमिन्ड है? अगर हम अपना बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म देखें तो क्या बायोलॉजिकली हम आजाद हैं कि हम कैसे हों, हम किस हम किस खानदान में पैदा होते हैं, किस सोसाइटी में पैदा होते हैं, हमारा कितना कद होता है, हमारी आंखें कैसी होती हैं, हमारे बालों का रंग कैसा होता है, क्या हम इन चीजों में आजाद हैं? हम नहीं हैं। अगर हम इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनिज्म देखें या मेंटल डिटर्मिनिज्म देखें तो क्या हम ये चूज करने में आजाद हैं कि कौन कितना ज़हीन होगा, कौन कितना डल होगा, कौन कितना ये इस चीज में भी हम आजाद नहीं हैं। उसके उसके अलावा जो डिटर्मिनिज्म है, अगर आप कहें वेल्थ के हवाले से या सोशल स्टेटस के हवाले से, तो हम इस चीज में भी आजाद नहीं है कि हम किसी गरीब के घर में पैदा हों या किसी अमीर के घर में पैदा हों। ये सारा कुछ हमारे लिए प्री डिटरमिन्ड ही है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया में आ जाता है तो ह्यूमनिज्म वाले कहते हैं कि इंसान के जो एक्शंस हैं वो प्री डिटरमिन्ड नहीं होने चाहिए। इंसान के बारे में पहले उसके बारे में कुछ लिखा लिखा है, बंदे बदाए असूल नहीं होने चाहिए कि वो इनके मुताबिक चलेगा। इंसान को चॉइसेस होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी जो उसको बेहतर लगता है वो चूज करे। ये ह्यूमनिज्म वालों का मानना है। ये आगे देखें, थोड़ी सी ईयर वाइज डेवलपमेंट देखें साइकोलॉजी में। ये 1879 में पहली लेबोरेटरी बनी। जर्मन साइकोलॉजिस्ट जो विलियम वुंड थे, उन्होंने पहली लेबोरेटरी बनाई। इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लेबोरेटरी बना के इसको साइंटिफिक सब्जेक्ट बना दिया था। 1890 में पहली टेक्स्ट बुक साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स ने लिखी थी। ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये पहली टेक्स्ट बुक बनी 1890 में। 1900 में सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस, जो हमने कल पढ़ा था, उसको कंसेप्ट दिया। पावलोव गॉट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। पावलोव जो क्लासिकल कंडीशनिंग में जिसका बड़ा नाम है, जिसने डॉग वाला एक्सपेरिमेंट किया था, पावलोव को नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन उसको नोबेल प्राइज साइकोलॉजी में नहीं मिला था, अपने एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर नहीं मिला था, बल्कि वो डॉक्टर भी था, उसको मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया अल्फ्रेड बीने ने। ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था। उसने फ्रेंच गवर्नमेंट के कहने पे, फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसको कहा कि बच्चों के जो मैयर करने के लिए, आईक्यू मैयर करने के लिए कोई टेस्ट होना चाहिए, तो उसने आईक्यू मैयर करने के लिए, इंटेलिजेंस मैयर करने के लिए एक टेस्ट बनाया, जो फ्रेंच गवर्नमेंट के कहने पर। तो ये अल्फ्रेड बीने, कुछ लोग इसको बाइनेट भी पढ़ते हैं, जैसे जो आपको नाम जैसे अच्छा लगता है वैसे पढ़ ले। ये 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप हुआ था। 1920 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की फील्ड मुतारिफ हुई। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो हमने कल पढ़ी थी, यानी एज ए होल, जिसमें चीजों को एज ए होल देखते हैं, ब्रेक डाउन करके नहीं देखते, किसी भी थॉट को एज ए होल देखते हैं। 1924 में बिहेवियरिज्म के नाम की बुक पब्लिश की जे बी वाटसन ने। ये थोड़ी सी ईयर वाइज हमने देखा। साइकोलॉजी की ना जो ओल्ड हिस्ट्री है वो तो मालूम नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री ही इसकी मालूम है। उसके बारे में थोड़ा ये उसकी थोड़ी बहुत दी है। मजीद अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो डिफरेंट बुक्स पे इससे ज्यादा डिटेल भी मिल जाएगी ईयर वाइज। एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? हम पहले पढ़ रहे थे साइकोलॉजी के बारे में, अब हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि बच्चों को अंडरस्टैंड करके उनको पढ़ाना। एजुकेशनल साइकोलॉजी बच्चों की
साइकोलॉजी को समझ के उनको पढ़ाना, बच्चों की नफ्सियात कैसी है उसको समझ के पढ़ाना। हाउ बाय अंडरस्टैंडिंग देम। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये है कि बच्चों को समझ के उनको कैसे पढ़ाना है। वाटसन का, जेबी वाटसन जो हमने पढ़ा, उसका स्टूडेंट था ईएल थॉर्नडाइक। उसने जानवरों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनको इंसानों पर अप्लाई किया, बच्चों पर अप्लाई किया, एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई किया। थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। थॉर्नडाइक अपने दौर में एक ऐसा बंदा था जिसने इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने इतना काम किया था एजुकेशनल साइकोलॉजी पे कि उसको कहा जाता था कि ये बंदा एजुकेशनल साइकोलॉजी का देवता है, गॉड है। उसने लॉज ऑफ लर्निंग पेश किए। लॉज ऑफ लर्निंग बड़े मशहूर हैं उसके, ये वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक वो मुझे भूल गया, रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये तीन बड़े मशहूर लॉज हैं उसके। वो उसने बनाए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। कंसेप्ट ऑफ होमवर्क दिया उसने, यानी ये जो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं ये कंसेप्ट थॉर्नडाइक का है। उसने रिवार्ड और पनिशमेंट का कंसेप्ट दिया। ये जो डंडे लगते हैं बच्चों को, ये भी उसी उसी ने सजेस्ट किए थे कि बच्चों को पनिशमेंट होनी चाहिए, बच्चों को रिवार्ड भी मिलना चाहिए। रिवार्ड और पनिशमेंट का कंसेप्ट दिया थॉर्नडाइक ने। उसने इतना ज्यादा काम किया कि कहा जाता था कि एजु थॉर्नडाइक के गॉड की तरह है। एक बंदा ऐसा आया, उसने कहा कि थॉर्नडाइक के कंसेप्ट गलत है। अब उस दौर में थॉर्नडाइक जिस स्टेज पर था, थॉर्नडाइक की बात, वो उसकी बात को कोई निगेट नहीं करता था, तो उस ने नहीं सुनी। सबने कहा कि थॉर्नडाइक को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उस बंदे ने थॉर्नडाइक को चैलेंज किया और उसने उस प्रूव करना था अब कि मेरे कंसेप्ट कैसे ठीक है, थॉर्नडाइक कैसे गलत है। तो उसने अपने कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए लेबोरेटरी स्कूल्स बनाए। उस बंदे का नाम था जॉन डेवी। उसने लेबोरेटरी स्कूल्स बनाए, एक्सपेरिमेंटल स्कूल बनाए। अब देखें, थॉर्नडाइक की जो सारी रिसर्च है वो थी जानवरों पर। जॉन डेवी जो है उसने रिसर्च की डायरेक्ट बच्चों पर, लेबोरेटरी स्कूल्स बना के। उसने जानवरों पे रिसर्च की थी और अपने एक्सपेरिमेंट्स को अप्लाई किया था बच्चों पर। तो इसने डायरेक्ट बच्चों की लेबोरेटरी बनाई और बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने ये साबित किया कि वो ठीक है। उसने ये साबित किया कि जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट का कंसेप्ट है वो काम नहीं करता, उससे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, यानी रट्टा जो है, बार बार एक एक चीज को रट्टा भी काम नहीं देता, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो है उसने ये इसको लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट दिया और वो उसके कंसेप्ट इतने ज्यादा फेमस हुए, उसके इतने ज्यादा पॉपुलराइज्ड हुए कि आजकल मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉन डेवी के कंसेप्ट के मुताबिक सारा कुछ चल रहा है। आज का जो टीचिंग मेथड्स हैं वो जॉन डेवी के आइडियाज पर बेस कर रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी है। ग्रोथ, ग्रोथ होती है आपकी बॉडीली ग्रोथ। आपके आपका जिस्म जितना बढ़ता है, आपके जिस्म में जो तब्दीलियां होती हैं, बढ़ना या घटना, वो उसको ग्रोथ कहते हैं। ये ग्रोथ हाइट में, वेट में, वॉल्यूम में, ये क्वांटिटेटिव चेंज होता है, यानी आप इसको मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग होती है। डेवलपमेंट सिर्फ आपके जिस्म की डेवलपमेंट नहीं होती है, आपके थॉट की भी होती है, कॉग्निटिव भी होती है, सोशो इमोशनल भी होती है, फिजिकल भी होती है, इसमें सारी चीजें शामिल है। तो जो ग्रोथ है ये आपकी डेवलपमेंट का एक पार्ट है, आप ये कह लें। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखें, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने उन वो इसके एग्री करते हैं कि ये वाले स्टेजेस जो हैं ये ये हैं एक बच्चे की जिंदगी में ये वाले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आते हैं। सबसे पहला है प्रीनेटल स्टेज।
प्रीनेटल स्टेज, दिस स्टेज स्टार्ट्स एट कंसेप्शन एंड एंड्स एट बर्थ। यानी ये बच्चा जब माँ के पेट के अंदर बनता है और पैदा होने तक, यानी जो पैदाइश से पहले के 9 मंथ जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसको कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। अच्छा, इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, 2 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो उस स्टेज को इन्फेंसी कहते हैं। इसमें बच्चा वो क्रॉल करता है, 2 साल तक वॉक करता है, कम्युनिकेट करता है, डेवलप्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड अटैचमेंट टू दियर प्राइमरी केयर गिवर्स। उनके प्राइमरी केयर गिवर्स जो है उनके साथ उनकी अटैचमेंट होती है, अब वो कोई नर्स हो या पेरेंट्स हो या जो भी फैमिली के फैमिली मेंबर्स हो, उनके साथ उनकी अटैचमेंट होती है। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल तक के इस स्टेज में चाइल्ड डेवलप्स लैंग्वेज, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, आइडेंटिटी डेवलप होती है कि मैं कौन हूँ, थोड़ा बहुत वो आइडेंटिटी भी डेवलप होती है। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 साल के इस स्टेज पर चाइल्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज, बच्चे के अंदर सोचने समझने की सलाहियतें पैदा हो जाती हैं, मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। सोशल रिलेशनशिप, अब बच्चा सोशल होना शुरू हो गया है, सोशल रिलेशनशिप उसके बनना शुरू हो जाते हैं। पहले उसका सोशल सेटअप फैमिली और पीयर्स तक था, अब थोड़ा सा उससे आगे जाने लगा है। एडोलेसेंस, 12 से 18 साल तक के की बच्चों की स्टेज है। इस स्टेज पर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंट फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस। एडोलेसेंस में आके है वो यानी उसके अंदर बहुत सारी सडन चेंजेस आ जाती हैं। उसमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी भी डेवलप होता है। और 18 साल के बाद एडल्टहुड वाली स्टेज आ जाती है। स्टेज में वो उसके अंदर भी यानी बहुत सारे फिजिकल, सोशल और इमोशनल चेंजेस पैदा होते हैं, और इसमें उसकी जिंदगी में नई नई तब्दीलियां आती हैं। अब अगर हम देखें स्टेजेस को और देखें डोमेन्स को, तो डोमेन्स बेसिकली 3 डोमेन्स हैं। कॉग्निटिव डोमेन है, फिजिकल डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, और सोशो इमोशनल डोमेन है। तो जो प्रीनेटल स्टेज होता है, पहला जो बच्चा माँ 9 माह माँ के पेट के अंदर होता है, तो उस वक्त बच्चे की जो फिजिक वाली डोमेन है ना, वो सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा तेज होती है। वो उस डोमेन में बच्चा सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप होता है। मतलब जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है तो वो एक सुई की नोक जितना होता है, और फिर कई हजार 9 माह के अंदर इतना ज्यादा, इतने हजारों गुना बढ़ता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो जो फिजिकल डोमेन की स्टेज है, वो स्पीड है, वो इस प्रीनेटल स्टेज में सबसे ज्यादा होती है। जबकि जो सोशो इमोशनल और कॉग्निटिव है, अब के अंदर 9 माह का बच्चा, उसके अंदर सोचने समझने की एबिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में अभी कोई मशीन याद नहीं हुई जो हमें बता सके। या बच्चे के अंदर सोशियो इमोशन, अब सोसाइटी के साथ तो उसका चूंकि कांटेक्ट अभी पेट के अंदर है, तो उसके अंदर सोशो इमोशनल फीलिंग्स या सोशो इमोशनल डोमेन का कोई चक्कर नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ फिजिकल डोमेन का, प्रीनेटल स्टेज में सिर्फ फिजिकल डोमेन जो है उसकी स्पीड है और सबसे ज्यादा तेज है। अच्छा, होता है तो पैदाइश से 2 साल के अंदर ये इसमें भी बच्चे की बहुत तेज होती है, लेकिन प्रीनेटल स्टेज और इसमें जो बच्चा है वो अब देखें, वो उसके अंदर सोशल इमोशनल चेंजेस आना भी थोड़े बहुत शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो उसकी अटैचमेंट हो रही है, ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, और बच्चे के अंदर थोड़ी सी सोचने समझने की सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन भी डेवलप हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा तेज स्पीड जो है वो फिजिकल डोमेन की है इसमें भी। जब अर्ली चाइल्डहुड 2 से 4 का बच्चा है तो उसके अंदर जो उसकी स्पीड थोड़ी पहली की निस्बत कम है, जबकि जो कॉग्निटिव की स्पीड है वो अब बढ़ गई है, सोशल स्पीड भी अब बढ़ गई है।
मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे जो हैं इनके अंदर तीनों स्टेजेस की निस्बत फिजिकल डोमेन की स्पीड कम हो गई है, लेकिन जो कॉग्निटिव डोमेन है उसकी स्पीड जब एडोलेसेंस आता है तो एकदम से डोमेन की स्पीड फिर तेज हो जाती है। जैसे बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं और ये उनको उनके अंदर जो डिफरेंट किस्म की फीलिंग हैं, अट्रैक्शन पैदा होती है अपोजिट सेक्स के लिए। ये सारी चीजें बच्चों के अंदर अचानक से उनकी फिजिकल डोमेन में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती हैं, स्पर्ट ग्रोथ होती है ये एडोलेसेंस में आके। तो यहाँ पे फिजिकल डोमेन की स्पीड ये पहली प्रीनेटल के अलावा बाकी सबसे तेज हो जाती है अचानक से, मतलब मिडिल चाइल्डहुड से ज्यादा तेज हो जाती है एडोलेसेंस में आके। तो जो जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज पे पिछली तमाम स्टेजेस की निस्बत सबसे ज्यादा होती है। सोशो इमोशनल भी पहले से ज्यादा है। अब एडल्टहुड ऑफ 18 ईयर्स, तो एडल्टहुड में जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी है वो टॉप पे होती है। यहाँ पे आके उसकी फिजिकल डोमेन की स्पीड जो है वो तकरीबन बहुत स्लो हो जाती है। यानी उसके जो बॉडी जो इतनी जितनी बननी थी वो बन चुकी होती है, उसके अंदर बॉडी के अंदर उसका बढ़ना बहुत कम होता है, या उसके अंदर जो चेंजेस है वो बहुत कम होते हैं। ये अगर इनको हम फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल डोमेन्स के हवाले से देखें इन स्टेजेस को, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इम्तहान में मुख्तलिफ एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सिफालोकोडल प्रिंसिपल और प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। ये सिफालोकोडल प्रिंसिपल क्या है, ये किसका माई कौन है? जी, पहला पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, हेड डाउनवर्ड्स सर से नीचे पांव की तरफ। यानी पहले बच्चे का सर बनता है, पहले सर बढ़ता है, फिर नीचे वाले ऑर्गन, फिर यानी ऊपर वाला हिस्सा पहले बढ़ता है, नीचे वाला हिस्सा बाद में बढ़ता है। ये एक प्रिंसिपल है, इसको सिफोलोकोडल प्रिंसिपल कहा जाता है। यानी पहले हेड पर कंट्रोल बच्चा हासिल करता है, फिर बाजुओं पर और फिर टांगों पर, यानी नीचे नीचे आके कंट्रोल जो बच्चे का है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। डेवलपमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होती है। दूसरा सुनिए, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। यानी बॉडी का जो मरकज है, सेंटर है, उससे बाहर वाली साइड्स की तरफ, पहले सेंटर में होती है, बाद में बाहर वाली साइड की तरफ जाती है, तो इसको कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। दिस मींस दैट द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स बिफोर आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड पहले बनती है, बच्चे के बाजू बाद में डेवलप होते हैं, हाथ और फीट जो है वो बाद में डेवलप होते हैं, फिंगर टोज बाद में डेवलप होते हैं। यानी पहले दरमियान वाला हिस्सा, फिर बाद में बाहर वाला हिस्सा। तो इसको प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। ये सिफालोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल बहुत सारे एग्जाम्स में ये इन पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा, अब इससे आगे है जी प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। प्याजे की थ्योरी, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्याजे पर सवाल, कोई एक आध सवाल ना पूछा गया हो। एक से ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्याजे हर एग्जाम में जरूर शामिल होता है। तो इसकी थ्योरी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट था, इसने स्कीमा का तस्वर पेश किया। स्कीमा क्या है? स्कीमा स्कीमा है बेसिकली मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। स्कीमा, हम जो कुछ सोचते हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू स्कीमा कहलाता है। आप आप टेबल को देखते हैं, टेबल कैसा है? उसकी चार लेग्स हैं, फ्लैट सरफेस है, इस तरह का होता है, लकड़ी का बना होता है या लोहे का बना है या किसी भी मेटल का बना है। तो वो उस पे हम बुक्स रखते हैं या खाना खाने के लिए बैठते हैं, खाना रखते हैं, जो भी आपके माइंड में टेबल का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, वो स्कीमा है, टेबल का स्कीमा है आपके माइंड के अंदर, वो वर्ल्ड व्यू है।
आपका, उसको स्कीमा कहते हैं। आप मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, किसी चीज के बारे में जो आपके माइंड में स्ट्रक्चर है वो स्कीमा है। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या है? मेकिंग डिजायर्ड चेंजेस और एडजस्टमेंट, इट हैज टू वेज। एडेप्टेशन जो है ये भी, यानी दो, इसके दो हिस्से होते हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। असिमिलेशन होता है यानी आपके स्कीमा के अंदर एक चीज मौजूद है, आप उस आपके माइंड में एक इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप उस इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं, बच्चा जो है वो एक कुत्ते को देखता है, तो वो पूछता है कि ये क्या है, तो उसको बताया जाता है कि ये कुत्ता है। अब कुत्ते का उसी तरह चार टांगे हैं, वो मुंह आगे से ऐसा है, कुत्ते का रंग जो है वो फर्ज कर लें वो ब्लैक कलर का कुत्ता है या ब्राउन कलर का कुत्ता है। ब्राउन कलर का कुत्ता है, वो बच्चे को बताया कि वो कुत्ता है। बच्चे के माइंड में बैठ गया कि ये कुत्ता इस कलर का होता है, इस तरह का उसका मुंह होता है, इस तरह की टांगे होती हैं, इस तरह की दुम होती है। बच्चे ने जब दोबारा उसको देखता है तो उसको पता है कि ये डॉग है। अब बच्चे ने देखा था ब्राउन कलर का, अब एक वाइट कलर का डॉग आ गया, तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज होगा कि ये भी है तो उसी तरह का, लेकिन इसका कलर ब्राउन नहीं है। तो वो उसको जब बच्चा पूछता है कि ये क्या है, उसको बताया जाता है कि ये भी डॉग है लेकिन इसका कलर वाइट है, उसका ब्राउन था, इसका कलर वाइट है। तो अब डॉग के बारे में बच्चे के माइंड के अंदर पहले से एक स्कीमा मौजूद था कि डॉग ऐसा होता है। अब उसके उस स्कीमा में उसने ये इंफॉर्मेशन ऐड कर ली कि जो डॉग है वो डिफरेंट कलर्स का भी होता है, सिर्फ ब्राउन नहीं होता, डिफरेंट कलर्स का भी डॉग हो सकता है। उसने ये इंफॉर्मेशन पहले वाली इंफॉर्मेशन के साथ ऐड कर ली, तो इसको हम कहते हैं असिमिलेशन। और अकोमोडेशन जो है वो होती है कोई नया स्कीमा बनाना, या पहले वाले स्कीमा को दुरुस्त करना। कोई नया स्कीमा बनाना या पहले वाले स्कीमा को दुरुस्त कर लेना, पहले वाला स्कीमा गलत हो जाना, वो उसको दुरुस्त कर लेना। फर्ज कर ले एक बच्चा जो है वो वालिदैन बच्चे के लिए कोई बॉल लेके आते हैं, बच्चा बॉल को पकड़ के सबसे पहले तो खाएगा, क्योंकि उसके माइंड के अंदर खाने का स्कीमा है। अब वो खाने वाली चीज नहीं है, उसका टेस्ट नहीं होगा, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होगा कि ये क्या है, ये तो इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं, ये खाई भी नहीं जा रही। तो कोई वालिदैन या कोई भी उसको वो बाल को नीचे फेंकेगा और वो बाल ऊपर उठेगी, तो उसको पता चलेगा कि ये तो इस तरह खेलने के लिए, तो वो बच्चा उससे खेलने की कोशिश करेगा। अब वो किचन में कहीं से उसको एक अंडा मिल जाता है, अंडा भी उसी तरह वाइट है जिस तरह की बॉल थी, थोड़ा बहुत उस बॉल से मिलता जुलता है अंडा। तो अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा उस अंडे को भी नीचे फेंकेगा कि मैंने इसके साथ भी खेलना है, लेकिन वो जब अंडे को नीचे फेंकेगा तो वो टूट जाएगा। वो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या हुआ, बॉल आना चाहिए था, ये तो फट गई। अब यहाँ पे वो उसको पता चल गया कि मेरा ये स्कीमा गलत है कि हर वाइट और गोल चीज जो है वो बॉल होती है। हर वाइट और गोल चीज बॉल नहीं होती, कुछ ये अंडा भी हो सकता है, वो टूट भी सकता है। इसलिए वो हर वाइट और गोल चीज बॉल नहीं होती। उसका पहले वाला स्कीमा गलत हो गया। अब उसने नया स्कीमा बना लिया कि हर वाइट और गोल चीज बॉल नहीं होती, बॉल और तरह की होती है, ये अंडा और तरह का होता है उसका। या आप ये भी कह सकते हैं कि उसका स्कीमा दुरुस्त हो गया। कोई नया स्कीमा बनना या पुराने स्कीमा को ठीक करना, ये होती है अकोमोडेशन। और आपके माइंड के अंदर कोई स्कीमा है, उस स्कीमा के अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड कर लेना, इसको कहते हैं असिमिलेशन। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को असिमिलेशन और अकोमोडेशन की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, या समझ आ गई है तो बता दे। जी सर, समझ आ गई है। चले, प्लीज अकोमोडेशन एक दफा बता अच्छा दीजिए। एक्विलिब्रियम। जी जी। अकोमोडेशन एक दफा रिवाइज कीजिएगा। असिमिलेशन होती है आपके माइंड के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है
कोई थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड कर लेना, असिमिलेशन है। का मतलब ये है कि आपके माइंड के अंदर पहले या तो इंफॉर्मेशन, आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली, जो पहले इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो गलत थी, और आपने तजर्बे से आपको या किसी भी जरिए से सोशल सोशल इंटरेक्शन से आपको पता चल गया कि आपके माइंड में जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत है, आप उसको ठीक कर लेते हैं, तो ये है अकोमोडेशन। थैंक यू सर। अकोमोडेशन में देखें लिखा हुआ है अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट इनटू न्यू सिचुएशन, यानी आप अकोमोडेशन ये है कि कोई नया स्कीमा बनाते हैं या कि आपके माइंड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको बदल लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। एक्विलिब्रियम क्या है? एक्विलिब्रियम एक एक होती है स्टेट के बच्चा जो है वो बैलेंस में होता है, एक होता है कि बच्चा कंफ्यूजन में होता है। बच्चा कंफ्यूजन में तब होता है जब उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है। एक होता है कि बैलेंस। डिसइक्विलिब्रियम जो है ये कंफ्यूजन है, और इक्विलिब्रियम बैलेंस। और ये जो इक्विलिब्रियम से एक्विलिब्रियम की तरफ आना, डिसइक्विलिब्रियम से एक्विलिब्रियम की तरफ आना, ये ही यानी इसका है ये अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो आप ये अडेप्टेशन आपने पढ़ी है ना, ये इसमें ये सारा प्रोसेस आ जाता है कि बच्चे जो हैं वो कैसे कंफ्यूजन से बैलेंस की तरफ आते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम, पहले बच्चों को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं, कैसे कंफ्यूजन से बैलेंस की तरफ आते हैं। यानी पहले बच्चों के अंदर कंफ्यूजन थी, उनको पता नहीं था, फिर उनको पता चल गया। पहले बच्चा कंफ्यूज था, फिर उसका स्कीमा ठीक हो गया, वो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में आ गया। आप यूं समझे कंफ्यूजन से बैलेंस में आ गया। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे आए, पियाजे ने जो स्टेज बताए, सबसे पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज ये पैदाइश से 2 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए उसने कहा। इसमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिफ्लेक्सेस हैं। रिफ्लेक्सेस क्या है इसमें? सबसे पहले तो सेंसरी मोटर स्टेज में रिफ्लेक्सेस, बच्चे के अंदर रिफ्लेक्सेस पैदा होते हैं। रिफ्लेक्सेस ये है कि जो खुद से, जैसे आंख का झपकना है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आप से हाथ करके बैठा है, उसके हाथ पे उंगली रख दे तो बच्चा मुट्ठी, ये भी एक किस्म का रिफ्लेक्स एक्शन है। ये आई और हैंड मूवमेंट्स जो है, ये इनमें से कुछ रिफ्लेक्स उम्र चलते रहते हैं, जैसे आंख का झपकना, और कुछ रिफ्लेक्स रहते हैं जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो रिफ्लेक्स सेक्शन एंड होते जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है सेंसरी मोटर स्टेज में। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस पैदा हो जाती है इस स्टेज के अंदर ही। बच्चा जब छोटा होता है तो आप बच्चे के सामने से चीज हटा दे तो उसको भूल जाता है कि मेरे सामने कोई चीज थी। लेकिन 2 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बच्चा जो है वो, आप एक चीज उसके सामने से हटा भी दें तो भी वो उस चीज को तलाश कर रहा होता है कि ये एक चीज मेरे सामने थी, वो कहाँ गई। उसको पता होता है कि वो चीज मेरे सामने थी। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो ये 2 साल तक बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी पैदा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, सिंबॉलिक थॉट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा इसमें ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म होता है, ईगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे, एनिमिज्म होता है, और कंजर्वेशन प्रॉब्लम होता है। अब सिंबॉलिक थॉट क्या है? ये सिंबॉलिक थॉट, बच्चे सिंबॉलिकली सोचना शुरू कर देते। आप ये कह लें कि बच्चों के अंदर थॉट की इब्तदा हो जाती है। लैंग्वेज, बच्चे जबान सीखना शुरू कर देते हैं। ईगोसेंट्रिक कैसे होते हैं? ईगोसेंट्रिक, ये एगोसेंट्रिज्म जो है ये इस तरह का है, होता है कि बच्चे समझते हैं कि जैसे हम दुनिया को देखते हैं सारी दुनिया वैसे ही सोचती है।
जैसे हम सोचते हैं वैसे ही सारी दुनिया सोचती है। वो कैसे? फर्ज कर लें बच्चा कहता है कि एक बच्चा बिल्ली से डरता है, तो उसको ऐसे लगता है कि मेरी माँ भी बिल्ली से डरती है, मेरा बाप भी बिल्ली से डरता है, ये जो सारे लोग फिर रहे हैं ये भी बिल्ली से डरते हैं, ये दुनिया के जितने लोग हैं सारे लोग बिल्ली से डरते हैं। उसको ऐसे लगता है, यानी वो सोचता है, इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा कहता है कि जो मेरी सोच है वही सारी दुनिया की सोच है, वही हर बंदे की सोच है। ये एक एगोसेंट्रिज्म है। एनिमिज्म ये है कि बच्चे को इस स्टेज पर ये पता नहीं होता कि वो समझता है कि जिस तरह मेरे अंदर एहसासात हैं, जिस तरह मेरे अंदर जान है, हर चीज के अंदर जान है। फर्ज कर ले बच्चा खेल रहा है, वो कुर्सी के साथ, कुर्सी का पाया लग गया, उसको चोट लग गई उससे, कुर्सी का पाया लगने से, तो बच्चा रोना शुरू कर देगा। अब माँ उठेगी, वो कुर्सी को जोर जोर से थप्पड़ मारेगी कि ये देखो तो ये इस कुर्सी ने मेरे बच्चे को मारा है, वो उस कुर्सी को मारेगी जोर से, तो बच्चा जो है वो खामोश हो जाएगा, बच्चा चुप कर जाएगा कि मुझे इसने तकलीफ दी थी, इसको भी तकलीफ मिल गई। ये मेरी छोटी सी भांजी है, वो अपनी साइकिल उठा रख रही होती है कि उसको सर्दी लग जाएगी, मेरी साइकिल को सर्दी लग जाएगी, उसको लगता है कि जैसे मुझे सर्दी लगती है मेरी साइकिल को भी सर्दी लगती है। यानी ये इसको एनिमिज्म कहते हैं। बच्चे समझते हैं कि जो सारी चीजें हैं उनके अंदर वही करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेरे अंदर है। कंजर्वेशन प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे कम या ज्यादा की गलती करते हैं यहाँ पर। अब बच्चों को, अब प्याजे जो है ये वैसे तो प्याजे ने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनपे भी वो एक्सपेरिमेंट करता था। तो प्याजे ने अब ये एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने बच्चे पे कि उसको एक लंबा गिलास और एक चौड़ा गिलास, दो उसके सामने रखे। अब दोनों में एक ही मिकदार शरबत की भरी। एक जो लंबा गिलास था उसमें भी उतना ही शरबत भरा, जो चौड़ा गिलास था उसमें भी उतना ही शरबत भरा, और बच्चे को कहा कि इनमें से उठा लो। तो बच्चे ने जो लंबा गिलास था वो उठाया, उसको लगा कि इसमें शरबत ज्यादा है। उसने सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखा, यानी सिर्फ उसने लेंथ को देखा, उसने विड्थ को नहीं देखा। तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन बच्चों के अंदर ये होता है इस स्टेज पर कि वो एक ही एस्पेक्ट को देखते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देखते, सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखते हैं। ये लैक ऑफ कंजर्वेशन है, ये इस स्टेज में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आता है जी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। लॉजिकल रीजनिंग, सीरिएशन, कंजर्वेशन, ट्रांजिटिविटी। हाँ, इसमें ना बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। और ये इससे जो पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें बच्चों की रीजनिंग तो शुरू हो गई थी, लेकिन वो रीजनिंग लॉजिकल नहीं थी। बच्चों ने सोचना शुरू कर दिया था लेकिन वो इलॉजिकल सोचते थे, उनकी इल थी। लेकिन यहाँ पे आके बच्चों की रीजनिंग लॉजिकल हो गई है। ये 7 से 11 साल के बच्चे जो हैं वो ठीक रीजन तलाश कर रहे हैं। वजूहात, कॉजेज और इफेक्ट जो है उनको ठीक बता रहे हैं, पहले कॉजेज और इफेक्ट को ठीक नहीं बताते थे। के बच्चों ने अब चीजों को तरतीब देना शुरू कर दिया है, छोटे से बड़ा। यानी वो एक उनके सामने आप रख दें, डब्बे रख दें, एक सबसे बड़ा डब्बा, उससे छोटा डब्बा, फिर उससे छोटा डब्बा, तो आप देखेंगे कि बच्चा सबसे बड़े डब्बे को नीचे रखेगा, फिर उससे छोटे को उससे ऊपर, फिर उससे छोटे को उससे ऊपर, इस तरह तरतीब देगा। तो ये सीरिएशन, बच्चों के अंदर ये सीरिएशन पैदा होती है। उसके बाद कंजर्वेशन, यहाँ पे बच्चे कम या ज्यादा की गलती नहीं करते, यहाँ पे बच्चे बच्चे जो हैं वो एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स को देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे को पता चल जाता है कि ये जो चौड़ा गिलास था उसके अंदर भी उतना ही शरबत है, और जो लंबा गिलास है उसके अंदर भी उतना ही शरबत है। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के अंदर ट्रांजिटिविटी पैदा हो जाती है। ट्रांजिटिविटी क्या है? अब प्याजे ने क्या किया, प्याजे ने, ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज वाला बच्चा है, मैं इससे पिछली वाली स्टेज पर जाए, इस स्टेज वाले बच्चे से प्याजे ने कहा, उसको ले गया स्कूल, एक रास्ते से करीबी था, उसको वो पैदल ले गया बच्चे को के इस रास्ते से चलते। अब वहां जाके जब स्कूल में गया तो उसने कहा, बच्चे से पूछा कि अब तुम वापस घर
अकेले आ जाओगे, तुम्हें रास्ते का तो पता चल गया है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे आने का रास्ते का पता चल गया लेकिन वापस जाने के रास्ते का पता नहीं चला। बच्चे एक काम कर, जो काम नकल करके या देख के करते हैं, ठीक उसके उल्ट नहीं कर सकते। ये था लैक ऑफ ट्रांजिटिविटी। तो यहां पे आके, इस स्टेज में आके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आके बच्चों के अंदर ट्रांजिटिविटी पैदा हो गई है। यानी वो ठीक जो एक काम वो होता देखते हैं, ठीक उसके उल्ट वो कर सकते हैं। इस स्टेज में आके बच्चा, अगर उसको आप स्कूल ले जाते हैं एक रास्ते पर, तो वो वापस उसी रास्ते पर स्कूल आ जाएगा। यानी जो एक काम करते हैं उसके ठीक उल्ट कर सकता है। इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं। अगली स्टेज है फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। ये 11 साल और उससे ज्यादा के जो बच्चे हैं उनके उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या है? यानी आइडियाज, जो चीज नजर नहीं आती उसके बारे में सोचना। आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट का क्या फर्क है? कंक्रीट ये है कि जो चीजें सामने, जिन पर आपकी सेंसेस अमल करती हैं, वो कंक्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट वो हैं जिनका तल्लुक ख्याल से है, आइडिया से है, जो चीज नजर नहीं आती। अब बच्चों के अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है। जब वो फॉर्मल ऑपरेशन 11 साल से उम्र से ज्यादा में आते हैं, उनके अंदर डिडक्शन डिडक्शन जो है ये मुश्किल होती है। इंडक्शन जो है वो कहते हैं ना कि थॉट और डिडक्टिव थॉट, इसके बारे में आपको डिडक्टिव होता है जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव होता है स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इंडक्टिव जो है ये आसान होता है, डिडक्शन मुश्किल होती है। तो बच्चों के अंदर यहाँ पे आके डिडक्टिव थॉट भी डेवलप हो जाता है, साइंटिफिक थॉट यूं समझ ले डेवलप हो जाता है। बच्चे साइंसी अंदाज से सोचना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा हो जाती हैं। यहाँ पे आके बच्चों के अंदर जब वो एडल्ट हो जाते हैं, यानी 11 के बाद जब वो एडोलेसेंस में आ जाते हैं, एडोलेसेंट बच्चे जो हैं, यहाँ पे आके बच्चों के अंदर वो ईगोसेंट्रिज्म भी पैदा होता है। लेकिन ये ईगोसेंट्रिज्म और तरह का है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म था वो तो ये था ना कि बच्चे समझते थे कि जो हम सोचते हैं वही सारी दुनिया सोचती है। लेकिन यहाँ पे आके जो ईगोसेंट्रिज्म होता है वो एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म होता है। उसका मतलब ये होता है कि वो बच्चे कहते हैं कि हमें ही सारी दुनिया देखे, हमें ही नोटिस करे, हम ही सेंटर ऑफ अटेंशन हो, हम ही सबका मरकज हो, वो देखें। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है ये एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है। मेरे ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह करे आप लोगों को इतना हजम हो जाए। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं एग्जांपल्स देके। अगर कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं।